Hello friends, welcome to my channel Chaubeji Educator. So friends, in this particular video we are going to discuss about the 2023 Geography ICSE solutions, means जो अभी एग्ज़ाम आज ही हुआ है, ठीक है, 13th ऑफ मार्च 2023। तो उस पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन पेपर है उसके इसमें हम आंसर्स जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है टोपो शीट से लेके मैप्स से लेके जो भी आपके थ्योरी पार्ट के जो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 9 के 9 क्वेश्चंस मैं जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, और ऑब्वियसली आपको मैं कंप्लीट आंसर्स भी दिखाऊंगा। तो आप इजीली जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपने मतलब आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी नोट्स दिए गए हैं आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, और इसको जो ध्यान में रखते हुए आपने अपने आंसर्स जो हैं वो अटेम्प्ट किए होंगे। आपको जो इस बार जो सर्वे शीट का मैप शीट का नंबर था वो G43S7 दिया गया था, और ऑब्वियसली ये आपको घर ले जाने के लिए तो नहीं दिया गया होगा। और इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक मैप अटैच किया गया होगा, मैप ऑफ इंडिया, जिसको आपने आंसर शीट के साथ अटैच करके दे दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही अब मैं स्लोली जो है वो आपको टोपो शीट से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि पार्ट 1 है जो कि 30 मार्क्स का पार्ट 1 था आपका, और पार्ट 1 में 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सर्वे शीट से रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैप ऑफ इंडिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि MCQ था। तो फ्रेंड्स, सर्वे ऑफ इंडिया मैप शीट नंबर G43S7 से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि गिव द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस ऑफ ट्रैंगुलेटेड हाइट 224। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि टोपो शीट के अंदर की जो ट्रैंगुलेटेड हाइट 224 है उसका जो 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रैंगुलेटेड हाइट 224 दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ट्रैंगुलेटेड हाइट 224, ठीक है। अब इसका मैं आपको 4 फिगर दिखा देता हूँ कि 4 फिगर क्या होगा। तो ये जिस बॉक्स के अंदर है, देखिए ईस्टिंग आपका कितना है, ईस्टिंग जो है वो 27 है, ईस्टिंग यहाँ पे 27 है, ठीक। और नॉर्थिंग इसका कितना है, 06। ये देखिए, ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक, जो ये वाली लाइन जो है, और ये पर्टिकुलरली ईस्टिंग की लाइन है, और उधर हॉरिजॉन्टल जो नॉर्थिंग की लाइन है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2706, ठीक है। देन सेकंड है कि व्हाट इज द कंटूर इंटरवल यूज्ड इन द मैप एक्सट्रैक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जब टोपो शीट से रिलेटेड आपको जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बोला था कि जो मैप मतलब जो कंटूर इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके अंदर जो मैप जो गिवन था उसके अंदर कंटूर इंटरवल कितना था। तो जनरली आप सभी को पता है कि कंटूर इंटरवल 20 मीटर्स ही होता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें कंटूर इंटरवल देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, कंटूर इंटरवल इज़ 20 मीटर्स, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख के आंसर्स लिख सकते थे, और लिखा होगा आपने तो बहुत अच्छी बात है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। देन फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि मेंशन 2 मैनमेड फीचर्स सीन इन ग्रिड स्क्वायर 2706। तो मैंने पहले से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि कौन कौन से होंगे, हट्स एंड टैंक, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ शीट के अंदर कि हट्स एंड टैंक कहाँ पे हैं, ठीक है। तो किसके अंदर बोला था इसमें, 2706, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं 27 और ये रहा आपका 06, क्योंकि इधर से अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो फ्रेंड्स ये देखिए, नीचे से आप देखेंगे तो ये देखिए ये है 27, और अगर हम 06 देखना चाहें तो देखिए इधर से 05 एंड 06, तो 27 एंड 06, तो ये पर्टिकुलरली ग्रिड स्क्वायर है, ठीक। इसके अंदर मैंने टैंक और जो है हर्ट्स यानी कि परमानेंट हर्ट्स आप इसमें देख सकते हैं, ये है इधर टैंक और इधर है परमानेंट हर्ट्स, ये वाला है जो है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देन अगेन था कि इसमें तो था मैनमेड फीचर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर है कि आपको नेचुरल फीचर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन है कि मेंशन 2 नेचुरल फीचर्स सीन इन ग्रिड स्क्वायर 2905। तो मैंने इसमें ट्रीज एंड रिवर स्ट्रीम्स लिखी हैं, ये भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ट्रीज एंड जो रिवर स्ट्रीम्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो 2905, ठीक। तो यही वाले मैप में दिखाता हूँ मैं आपको 2905। तो
ये रहा हमारा नीचे 29 और 04 एंड 05, ठीक। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जनरली ये ट्रीज़ हैं, ये स्ट्रीम्स हैं, इवन ये सैंड फीचर्स भी हैं। सैंड फीचर्स ये भी नेचुरल में ही आते हैं, तो आप इसको भी लिखे होंगे तो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर अब। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1:50,000 प्रिंटेड बिलो द मैप एक्सट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स ये एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप का फ्रैक्शन टाइप का स्केल है, और इसका मतलब होता है कि 1 यूनिट ऑन मैप इज़ इक्वल टू 50,000 यूनिट ऑन ग्राउंड, ठीक है। अगर किसने लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज़ इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और मैं आपको ये मैप में नीचे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है ये। तो ये देखिए 1:50,000 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सीन इन द ग्रिड स्क्वायर 2505। तो चलिए दिखाते हैं आपको 2505 कहाँ है। तो फ्रेंड्स अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये रहा 25, इसको ऊपर की तरफ जाते हैं तो 05 किधर आएगा। तो ये जो पर्टिकुलरली बॉक्स है इसके अंदर ये 05 है, ठीक है। मैं आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ। ये जो पर्टिकुलरली बॉक्स है ये 05 का है, ठीक है। 2505 इसके अंदर जो है वो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है? डेंड्रेटिक, ठीक है, डेंड्रेटिक वाला है, ठीक। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देन फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय .10R in 2709, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हाइट ऑफ द फ्लैट सैंड, ठीक। और ये आपको मैं मैप में भी दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ठीक। .10R ये देखिए। तो अगर आप मैप में भी देखेंगे तो मैप के नीचे जो सिंबल्स दिए उसमें लिखा होगा ये फ्लैट सैंड है। ये सैंड फीचर का जो हाइट है इट इज़ 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ महोदी नानी फ्रॉम पनासवाला। तो फ्रॉम पनासवाला है, तो पहले पनासवाला देखते कहाँ है। तो देखिए ये रहा पनासवाला, ठीक। ये है पनासवाला, ये है पनासवाला, ठीक। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि दोनों एक साथ दिखाई दे आपको, ठीक। तो ये यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ है, ये देखिए महोदी नानी, ठीक। तो इसका जो आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों विलेज को जो है वो सर्कल कर दिया है, ठीक है। और फ्रॉम किस विलेज से है? तो इस वाले विलेज से, ठीक। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में आएगा? ये साउथ वेस्ट में। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट होता है और ये वाला साउथ और ये वाला वेस्ट, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा? आंसर इज साउथ वेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा बस लास्ट रह गया है जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन ईस्टिंग 26 to 29 एंड नॉर्थिंग्स 05 to 011, ठीक है। तो 26 to 29 हमारे पास नंबर ऑफ ग्रिड स्क्वायर्स 3 आ जाएंगे और इसके बीच में कितने आ जाएंगे? 6, मीन्स 6 into 3 कितना आ गया हमारे पास? टोटल 18 बॉक्सेस। और जो एक बॉक्स होता है उसका जो एरिया होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 18 का टोटल कितना हो जाएगा? 18 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर इज 18 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं मैप की तरफ। मैप में भी आपको मैं पॉइंटिंग बता देता हूँ सब कि कहाँ कहाँ पे आप जो है वो मैच करके देख लेंगे सही है कि गलत है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक। और उसमें आपको मार्क एंड लेवल सतपुरा, देन गल्फ ऑफ कच्छ, रिवर चंबल, ठीक है। तो मैं एक एक करके आप मैप में आपको पोजीशन दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे मार्क होंगे ये, ठीक है। तो लेट मी शो यू द मैप। देखिए ये है मैप अपना, ठीक। इस मैप में जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा, पहला पॉइंट क्या था कि आपको मार्क करना था सतपुरा, ठीक है। तो सतपुरा कहाँ मार्क होगा? लगभग यहाँ पे इन दोनों रिवर्स के बीच में सतपुरा, ठीक। सेकंड है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक। तो गल्फ ऑफ कच्छ ये वाला है, ये जो है ना ये है गल्फ ऑफ कच्छ। मतलब ये हो गया आपका ये हो गया आपका इधर बी, ठीक। और आपको मार्क एंड लेवल करना था, मैं लेवल करने में टाइम लगेगा इसलिए मैं लेवलिंग नहीं करूँगा इसका। थर्ड है आपको रिवर चंबल, तो ये है आपका सी, रिवर चंबल, ठीक। देन डी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली मार्क करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे ये नेपाल का जो ये वाला कॉर्नर है, ठीक। इस क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली में से रिवर जो यमुना क्रॉस करती है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे आप दिल्ली मार्क करेंगे, इस जगह पे, ठीक। मैं आपको वो डॉट लगा के दिखा देता हूँ।
यानी कि यहाँ से लगभग यहाँ पे, ठीक। ये हो गया आपका दिल्ली, ठीक, यानी कि ये हो गया डी, ठीक। ई में आता है आपको मार्क एंड लेबल 80 डिग्री, एक्चुअली इसमें 80 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड दिया है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट्स होना चाहिए था ये, ठीक है। तो ये गलत दिया है क्वेश्चन, ठीक। तो इसको मार्क्स मिलना चाहिए आपको आईसीएसई की तरफ से, मैं आपको स्टिल बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आपको मार्क करना होगा तो देखिए यहाँ से लाइन स्ट्रेट खींचते हुए, ठीक, यहाँ से, ठीक, और ये है प्रयागराज, मतलब यहाँ से आप लाइन खींचते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, ठीक। आप नीचे की तरफ लाइन लेके आएंगे, ये वो जो लाइन है उसको यहाँ से क्रॉस कराते हुए, ठीक, और कहाँ तक लेके जाएंगे इस लाइन को, आप इधर श्रीलंका के साइड से निकालेंगे लाइन ये, ठीक। ये लाइन ऐसे यहाँ से श्रीलंका के साइड से निकलेगी, इसको टच नहीं कराना है, श्रीलंका के साइड से निकालना है, ठीक है। क्योंकि मैप पूरा एक साथ व्यू नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे 3 रेफरेंस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, ठीक, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा इसके जस्ट साइड से, यानी कि तीनों को सीधा खींचेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक। देन इसमें आता है झरिया कोल्डफील्ड। झरिया कोल्डफील्ड आपको जो है इसके अंदर ये है, इसके बीच में लगाएंगे झरिया कोल्डफील्ड यहाँ पे, ठीक, झरिया कोल्डफील्ड। देन उसके बाद आता है मार्क एंड एरोज साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून के लिए आप क्या करेंगे, साउथ वेस्ट मानसून, तो ऐसे ऐसे एरोज लगाएंगे, ठीक, ऐसे ऐसे एरोज, ये है साउथ वेस्ट मानसून की एरोज हैं, ठीक। फिर आता है काराकोरम पास। काराकोरम पास कहाँ है, बहुत इजी है काराकोरम पास को, तो ये यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये है काराकोरम पास का। देन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो आप ये राजस्थान वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मार्क कर सकते हैं, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन में, ठीक। रण ऑफ कच्छ और ये जो भी एरिया है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड में आ जाएगा। और इसमें आता है फिर शेड एंड एरिया एलुवियल। एलुवियल यानी कि जहाँ पे रिवर्स, ठीक है, रिवर्स रिलेटेड फीचर्स, यानी कि आप आराम से इसको, ये वाला जो देखिए इतनी सारी रिवर्स दिखाई दे रही है ना, ये आराम से इतना पार्ट चाहे मार्क कर दीजिए, ये बस नेपाल को मार्क मत कीजिएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो ये हो गया आपका मैप का पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम अब एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो होगा एमसीक्यूज, ठीक। एमसीक्यूज के फटाफट आंसर्स बताते हैं आपको। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रिसीव्स रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, दैट इज ऑब्वियसली जो है वो कोरोमंडल कोस्ट होगा इसका आंसर, तो ये वाला आंसर है, ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया, दैट इज एलुवियल, सबसे ज़्यादा वही है। देन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्टली फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंलैंड, दैट इज लिटोरल फॉरेस्ट, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड वाटर सोर्स, स्प्रिंग, कॉपर इज एलोड बाय जिंक टू फॉर्म ब्रास। देन हीराकुड डैम ये जो है वो महानदी रिवर पे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सा नहीं है, 2 मेन क्रॉपिंग सीजन, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक की, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Then which of the following is staple food grain of India, that is rice. Then which of the following method of waste disposal is harmful, ठीक है, हार्मफुल कौन सा है, डंपिंग, ठीक। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं जो हमारे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्लियरली लिखा है कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है इसके अंदर, एनी 5, ठीक, इसके अंदर एनी 5 करना है, पर मैं आंसर्स लगभग सभी के बताऊंगा। तो नेम द सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ ईच सीजन। तो अगर हम समर से स्टार्ट करते हैं, समर, तो जो समर सीजन है, ठीक, वो हमारा स्टार्ट होता है मार्च टू मई। देन जो हमारा नेक्स्ट आता है मॉनसून और रेनी सीजन, दैट इज जून टू सितंबर, ठीक। देन आता है हमारे पास रिट्रीटिंग मॉनसून जो होता है अक्टूबर एंड नवंबर। एंड लास्ट इज द विंटर, दैट इज दिसंबर टू फरवरी, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। देन इसके बाद क्वेश्चन है कि वाई मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर्स आफ्टर द समर सीजन, इट इज़ ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स, ओके। एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग मीन्स आफ्टर द समर सीजन a low pressure area is developed and that attracts the winds which are already waiting in the Indian Ocean, that is known as southwest monsoonal winds, that is the reason, okay.
Then next question is, give a geographical region for each of the following. So the Malabar coast receive heavy rain in the month of July, but Coromandel coast during this time remains comparatively dry because during southwest monsoon, okay, southwest monsoon, ठीक, southwest monsoon, Malabar coast that receive rainfall, okay. And obviously we know that there are two branches, one is the Arabian Sea branch and other is the Bay of Bengal branch, ठीक है, Bay of Bengal branch. So from Arabian Sea branch, this Coromandel coast that lies in the leeward, or you can say that rain shadow area, in rain shadow area, ठीक, rain shadow area, okay. And from Bay of Bengal it goes parallel, ठीक है, there are two region, one it goes parallel to Coromandel coast, that's why it remains dry. Then next question is, Punjab receive rainfall in winter season, why? It is due to western disturbance, okay, western disturbance, okay, it is due to western disturbance, ठीक. अगर कोई और आपने रीजन लिखा होगा तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक. देन मुंबई इज वार्मर देन दिल्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मुंबई इज वार्मर देन दिल्ली इन, इट इज ड्यू टू द कोस्टल इफेक्ट, ओके, इट इज ड्यू टू द कोस्टल इफेक्ट, ठीक, because Mumbai lies in coastal area and obviously Delhi in the interior of the country, so that's why Mumbai is warmer than Delhi, ठीक. In obviously December means winter season, ठीक. Now moving to the climatic data question. Now you can see on my YouTube channel that I have already uploaded means मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है इस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है. और आपको हो सकता है कि जिसने भी देखा होगा उससे बेनिफिट जरूर इससे हुआ होगा उसको. तो इसमें देखिए क्लाइमेटिक डाटा एक ही स्टेशन का दिया है इसके अंदर, और कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है. तो आपको क्या करना था, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ईयर जो कि यहाँ पे देखिए 28 डिग्री सेल्सियस है, और मिनिमम कितना है 21, ठीक है. अगर कहीं आपको लगता है इससे कम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है. मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो 7 डिग्री सेल्सियस है. और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से ये कोस्टल रीजन का डाटा है, और इसमें यह है कि कौन सी विंड से रेनफॉल ज़्यादा हो रही है. तो इसमें देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रेनफॉल है, ठीक है. इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स की वजह से रेनफॉल है. देन ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया द स्टेशन एक्स इज लोकेटेड, तो अगर विंटर में रेनफॉल हो रहा है मतलब ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब ये तमिलनाडु रीजन का है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is question number 5. Now question number 5A is the mention in two causes of soil erosion in India, overgrazing and deforestation. Then और इसमें और भी आपके हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि और भी आपके इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. देन नेम 2 सॉइल कंजर्वेशन मेथड दैट मे बी प्रैक्टिस इन इंडिया, एंड यहाँ पे मेंशन किया ड्राई रीजन. तो इसमें शेल्टर बेल्ट्स बनाए जा सकते हैं जो कि विंड्स को चेक करेंगे, विंड्स को जो है वो ब्लॉक इन द सेंस की स्पीड को ब्रेक करेंगे, एंड प्लगिंग गलीज, ठीक. देन मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है. तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं ब्लैक सॉइल के. तो फ्रेंड्स जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ ब्लैक इन कलर, ओके, एज इट इज़ फाउंड फ्रॉम वेदर लावा एंड रॉक्स, एंड सेकंड इज द इट इज़ फाइन टेक्सचर्ड एंड क्ले इन नेचर, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेम द सॉइल, okay, that is found on the summits of eastern and western Ghat, that is the laterite soil. Answer is the laterite soil. Then second question is that name the soil that is suitable for dry farming, black soil. और किसी ने अगर obviously red soil भी लिखा होगा तो वो भी करेक्ट होगा, red soil भी करेक्ट है. and name the soil that varies in texture, that is alluvial soil, ठीक है. then आगे बढ़ते हैं इसमें. फिर हमारे पास आता है कि give a geographical region for each of the following. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिस फार्मिंग इज एन आइडियल सॉइल कंजर्वेशन मेथड फॉर हिली एरियाज एज दे एक्ट एज द बंड्स, मतलब ब्लॉक करते हैं एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. ठीक, खद्दर सॉइल आर प्रेफर्ड ओवर भांगर सॉइल, वाई? बिकॉज खद्दर सॉइल it gets deposited year after year, okay, and bhangar soil that is not very fertile because it is the old soil as compared to khadar soil, and foothills of the Himalayas have been affected by soil erosion. ठीक, so topography actually the reason is ki means the topography of that particular area as well as the inherent soil properties such as coarse texture, then poor water holding capacity, that is the reason why they are affected by soil erosion. Now moving on to the next question, question number 6. Now question number 6 is first question means first bit is state 2 ways in which the forest help in protecting the environment. Okay, so obviously forest they are acting as the
means moderators of the climate, and they are obviously playing the dominant role in carbon cycle. Okay, carbon cycle, take in the carbon cycle. Then they are also controlling the soil erosion. Okay, they also absorb atmospheric carbon dioxide and help the maintaining the purity of air. Okay, the next question is, he mentioned two ways in which the tropical desert vegetation has adapted to its environment. So they have fleshy stems that can store water, and leaves are modified into spines to reduce loss of water. Means in all other areas, means deciduous areas, leaves, they are acting obviously, they are leaves are means acting as the transport transpiration medium, but spines, they are obviously not losing maximum water. The next question, ki in which natural vegetation belt sundari tree is found, that is littoral and tidal. Okay, then next bit, that is why is the tropical deciduous forest commercially the most exploited forest of the India? So as they provide various important and financially and commercially viable resources. Okay, and they are easily accessible also. Okay, they are easily accessible. The next question, name one region in India where tropical evergreen forest is found. Obviously western slopes of the Western Ghat, then island groups of Lakshadweep and Andaman and Nicobar. Okay, then next question is, he mentioned the temperature and rainfall. Temperature is 25 degrees Celsius to 27 degrees Celsius, and rainfall is more than 200 centimeter. Then moving on to the next question. Now question is, agriculture sector in India needs the support of irrigation, as rainfall in India is obviously unevenly distributed. It is means surety of the rainfall is means we can't fully dependent on rainfall because it is unsure. Okay, so in India, means government they have to provide irrigation facilities like wells, canals, even means tube wells. Then well irrigation is popular means of irrigation in northern India. Well irrigation. Okay, so well irrigation, it is means very cheap method of irrigation. It's not so costly. Okay, and this can be available near the field. Then distinguish between induation canal and perennial canal. So induation canal, it can be taken out without the dam, and this is using the excess water. Induation canal is using excess water, but perennial canal, that is taken out from the perennial river as construction of dam. Okay, and obviously this particular canal is not using excess water whenever it is required. Okay, so means we can open the barrages and water can be released. Now where in India is tank irrigation most widely used? So in obviously peninsular India, like Maharashtra and Gujarat. Okay, in Andhra Pradesh also. And what is the factor why it is popular in this region? Because uneven rocky plateau of this region, where rainfall is seasonal, and some natural depressions are there. Okay, so obviously they are obviously supporting the tank irrigation in storage of water. Then mention one advantage of using tank as a means of irrigation. Okay, so again you can write the same, because water, it can be easily available. We can store water, means rainwater also. Then what is rainwater harvesting? Okay, what is rainwater harvesting? So it is the process of increasing the recharge of groundwater. Okay, recharge of groundwater by capturing and storing rainwater locally. Okay, and give two ways in which rainwater harvesting is important for India. So as we all know that in India we have acute shortage of water during some part of the year. Okay, and this water can be used, means this rainwater can be used for domestic purpose, or for gardening, means watering the garden, or for washing our vehicles, and for any other work. Okay, then moving on to the next question. So question number 8, name the state of India that leads in the production of manganese, that is the Odisha. Okay, and if you'll search on the Google, it will show Madhya Pradesh. Okay, but right answer is Odisha. Now what is the importance of manganese for the iron and steel industry? Okay, importance. So it is acting as the important raw material for smelting iron ore, and also used for making
ferroalloys. Okay, then next question, why is conventional source of energy not considered an eco-friendly source of energy? Eco-friendly, as they produce lot of means poisonous gases and even smoke. Poisonous in the sense ki which is harmful for our environment, for our body. Okay, and they are not eco-friendly. Now next question is ki how is Bhakra Nangal Dam beneficial for Punjab? So obviously Bhakra Nangal, this is providing water for irrigation, then it is controlling flood, then hydroelectricity, and obviously Chandigarh is also getting water from Bhakra Nangal Dam for drinking purpose. Now name states where coal is mined in abundance. So one is the Jharkhand, other is the Odisha. Then mention one advantage of using wind energy. Obviously we all know that that is the non-polluting source of energy and wind energy, and that is also means this is also a renewable source of energy. Then name the following: a mineral used to generate nuclear energy, that is uranium. Non-conventional source that has the most widespread potential usage in India, that is solar energy, because we have almost 300 sunny days. Okay, 300 sunny days, complete means sunny days. The next is the an offshore oil field, that is obviously Mumbai High. Okay, then question number 9, differentiate between intensive farming and extensive farming. So obviously intensive farming, this could be done, or they are doing on small farms, okay, by using modern machineries, and obviously this is the more labor more labor intensive work is required, and in extensive, large farms are used and less labors are used. In intensive, 2 or more crops can be used, but in extensive, only one crop is used. And then mention 2 problems faced by Indian farmers. Okay, so obviously lack of irrigation facilities, then lack of funds also, they are not getting money from banks easily. Okay, then give one advantage of transplantation method of sowing rice. Okay, transplantation. So during means transplantation means when we are taking plants from nurseries, we can remove the means less productive plants. Okay, that is the main advantage. The next question, what is meant by rating? Sorry, what is meant by what is ginning? So it ginning is the process in which it separates the fibers from cotton seeds. Okay, then name any 2 pulses, obviously Moong and Masoor, and there are some other pulses also. Then what is meant by rating? Rating, that is in jute. So it is a kind of fermentation process. It separates fibers from non-fibrous woody stem. And what kind of soil is required for the cultivation of tea? That is the forest soil, that is rich in humus and iron. And what is pruning? Means why is pruning necessary for tea plant? So in order to maintain their height and diameter of the plant. Okay, now moving on to the question number 10. I hope you all are cross-checking your answers. Okay, then moving on to question number 10, how are the industries important for India? So they provide support and strength to our agricultural base. They produce goods and equipment. There are also some other importance also, so you can write some other importance also. Now state the difference between agro-based industry and forest-based industry. Agro-based means those industries which are using agricultural produce as their raw material. Okay, for example sugar industry, cotton textile industry. And forest-based industry, those who are using forest products as their raw material. For example, the industry which are making who are making furnitures. Okay, then moving on to the next bit. Now next is the what has made Mumbai an important center of cotton textile production. So one is their favorable climatic condition. Then obviously Mumbai is very nearer to the port. Okay, Mumbai port, Jawaharlal Nehru port, or some one other port is also there. Okay, there are some other features also. Labors are easily available, raw material easily available. Now why are the petrochemical products are in great demand? So they are cost effective, economically stable, and obviously cheaper. Then mention 2 problems faced by sugar industry of India. So they are getting poor quality of sugarcane.
Then the old and obsolete machinery means outdated machinery. Now where is the Tata Steel located? It is located at Sakshi. Now it is known as Jamshedpur. The next question is, why is silk industry losing the market in recent time? So obviously import quality of silk and cheaper silk from China, and the changes in price from silk, the changes in price of raw material of silk is affecting badly to silk industry. Now moving on to question number 11. So obviously this particular question is related to transport. So why is it important to have a well developed means of transport in India? Okay, so obviously it helps in better utilization of the resources even of the backward areas. Then it removes scarcity of goods during any crisis, for example during flood, during any earthquake, even during corona also. Okay, then next question is, though an expensive mode of transport, airways is gaining popularity in India. So obviously it is the fastest and comfortable mode of transportation. Okay, fastest and comfortable mode of transportation, and in India that connectivity is obviously it is becoming day by day better, so that's why it is gaining popularity. Then why are Indian rivers, they are not ideal for inland water transport as they form waterfalls and rapids? That is the main reason. The next question is, can mention two advantages of waterways. It is a fuel efficient and eco-friendly mode of transport that is most suitable for carrying heavy and bulky material. Then why is roadways considered more important than any other mode of transport? Okay, now answer is ki the roads means through the roads every village and hamlets that can be hamlet that can be connected or that can be reached, and it provides link between railway stations and ports. Okay, so roadways also they can provide means door to door services. Mention and two advantages of using railways as means of transportation. So railways provide comfortable journey, even long journeys. Okay, you can get you obviously in railways you are getting means more space for stretching your legs. Then railways facilitate easy movement of police and troops, even for military during any crisis or even any requirements. And obviously last question is related to waste management. Okay, it is related to waste management. Now the last question is related to waste management. Okay, so why should waste management be practiced in every school? Okay, so as you all know that waste should be means managed wisely. Okay, so students should also teach, okay, that they should separate dry waste and probably weight waste, recyclable and non recyclable. Okay, means those who are harmful and those who are not harmful. So it should be taught in every school or even practiced. Now mention one advantage and disadvantage of dumping of waste. Okay, so advantage, it is free from air pollution, and disadvantage is it could pollute groundwater and even surrounding also, means it looks ugly if it is open dumping, not for underground dumping, that is closed dumping. Then briefly answer the following, that how is segregation of waste helpful? So it can reduce the volume of waste that reaches landfill. ठीक, then mention one ways in which we can reuse waste. So that fly ash which are generating from that power plants, it can be used for means manufacturing cement. So that is how it can be used. Okay, the next question is, can mention one benefit of composting. So it enhances soil nutrients, and obviously it also enhances the texture of the soil. Then how is recycling of waste helpful? Give an example of recycling of waste. So obviously recycling means I'm not going to detail. There is one example, plastics they can be recycled, and obviously if we are recycling the plastic, so इससे क्या होगा, recycle जो plastic है वो मतलब जो plastic की जो quantity है waste की वो कम होती चली जाएगी. Then mention any one initiative taken by the government to manage waste. तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि गवर्नमेंट ने जो है अभी मैंडेटरी कर दिया जो भी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं कि उनको प्लास्टिक जो है वो यूज़ करना है, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में.
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर था जो कि नवंबर 2015 में आया था। इट मेड मैंडेटरी फॉर ऑल रोड डेवलपर्स इन द कंट्री टू यूज़ वेस्ट प्लास्टिक अलॉन्ग विद द बिटुमिनस मिक्सेज। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एवरी किलो ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, 50 जो ग्राम है, 50 ग्राम ऑफ बिटुमन जो है, बिटुमन, ठीक है, जो बिटुमन है उसको यूज़ करते हैं, और उसके साथ 1/10 जो है, 1/10 पार्ट जो है वो प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। तो इससे देखिए डबल बेनिफिट हो गया, एक तो रोड बन गया जो कि फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूरेबल भी है, और प्लस जो है प्लास्टिक का वेस्ट भी जो हमारा कम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ठीक है, इससे आपको काफ़ी हद तक अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने में हेल्प होगा, और जो अभी मतलब नेक्स्ट ईयर जो बच्चे ICSE एग्जामिनेशन देंगे उनको भी काफ़ी इससे हेल्प होने वाला है। तो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो में जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेनिंग की होगी, और आपको वीडियो अगर फ्रेंड्स अच्छा लगता है, इस इन्फॉर्मेटिव रहता है, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और अच्छे से अच्छी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑब्वियसली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।